हेलो फ्रेंड्स। मैं जसवंत कुमार, संचालक स्वराज्य आईएएस। आज सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो है संपन्न हुआ। उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पत्र 1 होता है, प्रश्न पत्र 2 होता है। तो प्रश्न पत्र 1 में से जो है जो पहला हिस्सा होता है वह सामान्य अध्ययन का होता है, भारत से संबंधित। इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं वह निश्चित रूप से यहाँ कहा जा सकता है कि बिल्कुल ये नए पैटर्न में है। पुराने प्रश्नों को अगर देखें, मीन्स अगर 2012 के भी देखेंगे, उसके बाद परिवर्तन अगर देखेंगे, 15 में परिवर्तन देखेंगे, 17 में परिवर्तन देखेंगे, 19 में और 24 में अगर सोचते भी है, तो यहाँ जो प्रश्न है इस वर्ष का 2024 का, वह निश्चित रूप में जो है अपने परिवर्तन के साथ में है। यदि प्रश्नों को अगर ठीक प्रकार से अगर समझेंगे तो दिखने में तो कई प्रश्न जो है बहुत सहज है, हालांकि उससे उत्तर निकालना बहुत ही कठिन है। इनके साथ साथ प्रश्न की अगर व्यापकता देखें तो सिलेबस तो ठीक निश्चित होता है इनका सिलेबस, मगर उस सिलेबस में जो है उनकी जो व्यापकता है, जहां से प्रश्न सामान्यतः पहले नहीं पूछे जाते थे, परंपरागत तरीके से जहां से प्रश्न पहले पूछे जाते थे वहां से प्रश्न ना पूछ करके अब वहां थोड़ा सा लीक से हट करके जो है प्रश्न पूछा गया है इस बार। तो स्वाभाविक है हमें अपनी तैयारी की प्रक्रिया में जो है उन बातों को अब ये जोड़ने के लिए जो है गाइड कर रहा है कि पूरे प्रश्न जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को जो है पूरी तरह से जो है व्यापक तरीके से और बहुत गहन तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ये एक्चुअल में जो है ये इस प्रश्न की गंभीरता को जो है विस्थापित कर रहा है कि यदि हम तैयारी करें तो स्वाभाविक रूप से जो है इसको कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। इनको बहुत व्यापक तरीके से, सीरियस तरीके से जो है डेडिकेट होकर के जो है हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। तो यही सब बातें हैं जिस पर मैं थोड़ी सी डिस्कस करने के साथ साथ जो है आज जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न जो है कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार से प्रश्न, उनके जो है संभावित जो आंसर क्या हो सकते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। प्रश्न जो है 1 से लेकर 50 तक लूंगा मैं, सेट ए ले रहा हूं मैं, और सेट ए के हिसाब से अगर देखूं तो प्रश्न को मैं साथ में ले रहा हूं मैं। ये प्रश्न एक जो है, इसमें जो प्रश्न पूछा उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति याद होगा तो ये 99th कमीशन संविधान संशोधन था, ये 99वें संविधान संशोधन के लिए था इसमें। हालांकि जो है इस समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इनको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित कर दिया गया था। इसके पहले भी जो है एनजीएससी से प्रश्न पूछे गए हैं, एससी में ऑलरेडी प्रश्न पूछे गए हैं, ये दोबारा प्रश्न पूछा गया है इससे। ये ठीक, तो इसको प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड है, काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। तो ए बी सी डी ये स्टेटमेंट है, उसके बाद फिर आगे विकल्प दे रखा है कौन सा सही है इसको लेकर के। ये ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है इसमें दे रखा है, लंबा स्टेटमेंट है ये, तो पूरी स्टेटमेंट को हो सकता है पूरा ना पढ़ पाऊं मैं, जल्दी जल्दी क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट में लेने हैं। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट है इसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पदेन अध्यक्ष है, और प्रश्न जो पूछा गया इस तरफ क्या है, सही विकल्प चुनना है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ये अब इसमें पहला विकल्प देखना है हमें कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पदेन अध्यक्ष होंगे। राइट, ये बिल्कुल सही है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग का जब गठन किया गया था तो उसमें उसके पदेन अध्यक्ष के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष थे। मतलब इसका उत्तर जो है ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब उसके बाद दूसरे आगे बढ़ेंगे, इसमें दूसरे अगर आगे बढ़ेंगे तो ए ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ मैं दो सेकंड में, सेकंड तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उसमें 2 और वरिष्ठतम न्यायाधीश को लेने की बात कह रहा है, तो यहां भी बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट अगर देखें, संघ के विधि और न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे, तो यहां भी बिल्कुल सही है, वहां क्या होंगे, सी। उसके बाद फिर ऑप्शन जो है डी, डी में क्या है, डी में जो ऑप्शन दे रखा है, मतलब ऊपर के 1 2 3 ए बी सी तीनों सही है। उसके बाद फिर आगे दे रखा है डी ऑप्शन में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा विपक्ष के नेता, या जहां ऐसे विपक्ष का नेता नहीं है तो वहां लोकसभा सबसे बड़ा एकल विपक्ष दल का नेता, उससे मिलकर बनने वाली समिति है उससे नॉमिनेटेड किया जाएगा, तो अन्य जो विख्यात व्यक्ति है उनको। तो एक्चुअल में अगर देखें तो जो है, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जब गठन किया जा रहा था तो उसमें ये सभी बातें बिल्कुल सम्मिलित थे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सभी बातें बिल्कुल सही हैं। उत्तर क्या आएगा इसका, पहले का उत्तर आ जाएगा इसका डी, पहले का उत्तर आ जाएगा इसमें डी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं, वहां जो है वो जो है इतिहास से संबंधित है, वहां से संबंधित है इतिहास से। इतिहास से संबंधित मतलब सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चरवाहों को चारागाहों पर लगाया जाता था। ये प्रश्न अगर देखें तो ऐसे में तो बहुत ही कठिन है ये।
ठीक है। अब प्राचीन भारत में जो है कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के कर हुआ करते थे। वीर में अलग, वैदिक काल में अलग था, उत्तर वैदिक में अलग था, फिर आगे जो बुद्ध काल में अलग है, मौर्य में अलग है, फिर मौर्योत्तर में अलग है, गुप्ता में भी अलग है। कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के कर। अब उनमें से हमें एक कर पूछा है, वो भी लिख से हट करके, वो कौन सा है, चारागाह पर कौन सा कर लगाया जाता था। ठीक है। अब उसमें जैसे कि इसमें जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब 4 ऑप्शन में अगर देखें इनमें तो जो ए ऑप्शन है, ठीक है, अब इसमें देखो, अब प्रश्न को हल करने का तरीका और भी कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और भी कई तरीके, मगर इसमें अगर मान लो हम जो है एकदम सही सटीक अगर नहीं पता है, तो हमें जो है कम से कम जो गलत है उसको निकाल दिए, लास्ट में कहीं सही से निकल अनुमान लगाए जा सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न समझ लो कि यहाँ पर फैक्चुअली सीधे अगर नहीं पता है तो अनुमान लगाया जा सकता है। ये जैसे अक्षय नेमी जो है, ये एक्चुअल में संपत्ति से संबंधित जो संपत्ति जो हुआ करता था, जो स्थायी संपत्ति था उस पर लगने वाला एक कर हुआ करता, संपत्ति कर के जैसा ये। ठीक है। भाग जो है, जो निजी भूमि हुआ करते थे उस पर लगाए जाने वाला कर हुआ करता था। राजा के आय का सबसे बड़ा साधन यही हुआ करता था। जबकि जो व्यतीत है, ये व्यतीत है एक्चुअल में पशुओं की रक्षा करने के बदले जो है उस पर टैक्स लगाया जाता था, वहां कर था ये। इसका मतलब ये है कि तीनों तो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो संभवतः उत्तर जो है इनका भग्न प्रविष्टिक हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है ये। ठीक, तो प्रश्न का उत्तर जो है इसमें उत्तर आ जाएगा इसका 2 का जो है आ जाएगा 3। उसके बाद फिर आगे प्रश्न चलते हैं, वहां है इकोनॉमिक्स से। वहां इकोनॉमिक्स से सामान्यतः जैसे पेशी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था को जो है उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया है उससे प्रश्न पूछना, मगर वास्तविकता में इस बार ऐसा नहीं रहा है। इस बार ऐसा नहीं रहा है और प्रश्न जो है काफी गहराई में, काफी व्यापकता के साथ पूछा गया है ये। अब इसमें देखिए, ये जो चलैया समिति है, अब चलैया समिति थोड़ी पुरानी समिति है, और इस चलैया समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा जो है विशेष रूप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं किस किस क्षेत्र के लिए किया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा वह है कर नीति से संबंधित, टैक्सेशन रिफॉर्म के लिए जो है इस चलैया समिति के गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे हम, ये उत्तर आ जाएगा इसका डी। उसके बाद अगले प्रश्न पर अगर जाऊं मैं, तो वहां जो है इतिहास से संबंधित है, वहां जो है इतिहास से संबंधित है। ये एक्चुअल में जो है भारत में जो है तब जब उस समय जो है ब्रिटिश प्रशासन काल हुआ करते थे, उस समय जो है बोलने की आजादी, मींस प्रेस की आजादी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में। उसमें था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या है, जो स्थानीय भाषा में जो है जो प्रेस है उनको प्रतिबंधित कर देना, सरकार के नियंत्रण में, सरकार के जो है देखरेख में कुछ कर सकता है ये। ठीक है, तो इसीलिए एक तरह किया गया। तो जब स्वाभाविक ही इसमें जो है जब प्रतिबंधित करने के लिए जो है, तो कई जो है जो समाचार पत्र थे ऐसे प्रतिबंधित कर दिए गए, मगर जो है उसमें से एक बंगाली समाचार पत्र हुआ करता था। ठीक है, जिसने जो है स्वयं को जब हिंदी में प्रतिबंधित किया तो उसने रातों रात जो है स्वयं को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया और अंग्रेजी में प्रकाशन करना शुरू कर दिया। प्रश्न पूछा वो कौन सा जो है अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया, बंगाली से किस में हो गया, अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया। तो वो प्रश्न वो जो है वो समाचार पत्र कौन थे, प्रश्न ये पूछा। ये बहुत गहराई से देखा जाए तो वो, ठीक है। तो वहां प्रश्न क्या है, अमृत बाजार पत्रिका, वहां उत्तर क्या होगा इसका, अमृत बाजार पत्रिका। तो ये ध्यान में रखेंगे, मतलब चौथे का उत्तर आ जाएगा इसमें डी, अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद आगे बढ़ जाऊं, अगर मान लो मैं इसमें आगे बढ़ जाऊं उसमें, तो 5वां जो है, ये 5वां एक्चुअल में देखो ये इतिहास से पूछा है, और वहां से कहां से भी, प्राचीन भारत के इतिहास से पूछा है। और प्राचीन भारत के इतिहास में भी कहां से, अधिकतम प्राचीन से। सबसे प्राचीन तो जानते हैं उसमें जो है पाषाण काल हुआ करता है, पाषाण संस्कृति के लोग रहते हैं, पाषाणिक संस्कृति के लोग रहते हैं। उसके बाद फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग रहते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग जो है भारत के कई क्षेत्रों में मिलते हैं, उसी से प्रश्न पूछा हुआ है ये। तो उसके पिछले वर्ष अगर देखें पीएससी में, तो उसने पाषाणिक काल से पूछा हुआ है, और इस बार जो पूछा है ताम्र पाषाणिक, और वो भी कैसे, एक ऐसी स्थल से पूछे जो सामान्यतः जो है कोई पढ़ाई ना तो इनको पढ़ाया जाता है, मगर वास्तविक में ऐसा नहीं है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो स्वाभाविक है, अगर इतिहास अगर पढ़ना है हमें, तो पूरी इतिहास का जो पूरा दायरा है, जहां से उस प्राचीन आदिम से लेकर के पाषाणिक संस्कृति से लेकर के जो है आधुनिक तक पूरी, मतलब हमें अच्छे सोर्स को भी आवश्यकता से पढ़ने पड़ेंगे। हमें अच्छी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता है। पीएससी इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे यहां जो प्रश्न दे रखा है, आहार अथवा बनास संस्कृति, बेसिकली ये जो है आहार और बनास संस्कृति जो है ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति हुआ करता था। आहार और जो बनास तो तरफ राजस्थान में था,
राजस्थान में, और आहार एक तरफ देखे तो थोड़ा महाराष्ट्र, तो एग्जैक्टली अगर देखे तो आप महाराष्ट्र प्लस कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश प्लस जो राजस्थान और कुछ तरफ पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, ताम्र पसंद संस्कृति के बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्तार था। अब यही पूछ रखा है कि आहार और बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे, प्रश्न ये भी, मगर साथ में उसमें और प्रश्न ये पूछ दिया गया है किस संस्कृति के समकालीन। कुछ तो लगते आहार बनास ही कुछ नए शब्द लगेंगे, जिंदगी में पहली बार सुन रहे ऐसे, मगर जो है जिन्होंने हमारी इस राज्य आईएएस की क्लास में जरूर पढ़ा होगा तो ये आहार और बनास के बारे में हमने बिल्कुल डिस्कस किया था। अब पूछा है किसके समकालीन, तो ये हमें याद रखना, ध्यान में देना है कि उत्तर आएगा इसका ए, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के समकालीन जो है ये ताम्रपत्नी संस्कृति जो है भारत के अलग अलग क्षेत्र में वितरित थे। इसका उत्तर आ जाएगा 5 का जो है कौन सा, ए। अब उसके बाद फिर छठवा जो प्रश्न है वहां राजव्यवस्था से संबंधित है। वहां जो प्रश्न है छठवा जो है वहां क्या है, राजव्यवस्था से। राजव्यवस्था प्रश्न पूछा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, बिल्कुल फैक्चुअल है, ये बिल्कुल फैक्चुअल है, बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ तो कोई बिल्कुल गलती नहीं करना है। तो यहाँ जो उत्तर है सामान्य रूप से अगर देखें तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री यही हुआ करते थे ये, ठीक है। उसके बाद और भी बनाए गए। उसके बाद फिर आगे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है। अब इस प्रश्न को जैसे ही अगर कोई स्टूडेंट्स अगर देखे होंगे तो सबसे पहले जो है ये पूछना क्या चाह रहा है यही समझ में नहीं आया होगा। पूछना क्या चाह रहा है ये यही समझ में नहीं आया होगा। अगर इंग्लिश को अगर देखे तो प्रश्न पूछा है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट ऑन सिमल्टेनियस इलेक्शन। सिमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये एक्चुअल में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमिटी बना था पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब के जो है नेतृत्व में, उसके सदस्य कौन नहीं थे, ये प्रश्न पूछा है। मतलब प्रश्न पूछने की जो गहराई है अब उनको समझिए। पहले अध्यक्ष पूछे जाते थे सामान्यतः, मगर अब तो अध्यक्ष के नीचे जो है सदस्य कौन कौन है, देखो इससे न्यायिक नियुक्ति वाले में भी सेम स्थिति है और यहाँ पर भी सेम स्थिति है। तो हमें जो है अब करंट अफेयर से जब तैयार करना है तो करंट अफेयर को हम इस प्रकार से तैयार करें कि उनकी पूरी डिटेल हमारी जानकारी में होनी चाहिए। फैक्चुअल करने से अब कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम पीएससी में। तो वो इस प्रकार से उसका उत्तर अगर देखें, अब देखो प्रश्न पूछा इसका उत्तर, अब इसका उत्तर अगर ढूंढने जाएंगे तो इसमें जो है बहुत सारे मेंबर थे ये, तो कुल मेंबर में पूछा है कौन मेंबर इसमें नहीं थे। तो अब इसमें अगर हल करने कर जाएंगे हम इसमें, तो इसमें डॉक्टर निचेंद्र चंद्र यहाँ इसके मेंबर थे, डॉक्टर सुभाष कश्यप संविधानविद यहाँ भी इसके मेंबर थे, श्री एन.के. सिंह वित्त 15वीं वित्त आयोग के जो 16वीं वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है, माफ कीजिएगा 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वो भी इसके मेंबर थे। ये तुषार मेहता इसके सदस्य नहीं थे। हालांकि इसमें और भी है, हरीश साल्वे भी है और भी कई मेंबर इसमें हैं। तो इस प्रकार से जो है 7वां का उत्तर आ जाएगा तुषार मेहता, ये उसके मेंबर नहीं थे। अब इसके बाद फिर मैं आगे प्रश्न पर बढ़ता हूं। 8वां प्रश्न जो है ये इकोनॉमिक्स के है ये, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से मतलब जो है एक तरह से कह सकते हैं भारत की जो है आर्थिक इतिहास से पूछा हुआ है, पुराने अर्थव्यवस्था से पूछा है। पुराने मतलब ब्रिटिश एरा में जो है हमने एक संस्था स्थापित किया था 1931 में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्थापित किया गया था। अब ये पूछा है संस्थापक कौन थे, तो उस समय जो है पीसी मोहलनोविस 1931 की बात कर रहा हूं, उसकी संरक्षण में जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया गया था। तो इसका मतलब ये 8वें का उत्तर आ जाएगा, 8वें का जो उत्तर आ जाएगा वहां होगा सी, वहां उत्तर होगा सी। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं, उनमें जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ये, वहां जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन का मतलब इसमें जो पूछा है वहां भारत में जो है जो प्राकृतिक विभाजन है वहां से पूछना है, फिजिकल डिवीजन से पूछा है। और फिजिकल डिवीजन में से जो है उसने एक माउंटेन को पूछ रखा है, माउंटेन पूछा है। इसमें हिमालय की चोटियों में कौन से भारत में स्थित नहीं है। अब भारत में तो बहुत सारे जो है उसमें अलग अलग चोटियां हैं, इधर अगर हिमालय पूरे अगर लेके पूर्व से अगर पश्चिम तक देखेंगे उसमें कई तो अलग चोटियां हैं, मगर पूछा है कौन इसमें भारत में नहीं है। अब उसमें थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो कामेट हमारे पास में है, ठीक है, कामेट हमारे पास में है, हमारे पास में कामेट है, नामचा बरवा है अरुणाचल में, इधर नांगा पर्वत इधर है आरडी इसमें। तो इसमें एग्जैक्टली कहते हैं धौलागिरी नहीं है, ये धौलागिरी एक्चुअल में जो है नेपाल में है। भारत में जो है पर्वत जिनको हम कहते हैं धौलाधर कहते हैं। ये देखो प्रश्न इस प्रकार से कितनी टिपिकल तरीके से पूछा जा रहा है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका
बी। उसके बाद आगे अगर बढ़ जाऊं मैं तो वहां जो है साइंस और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछा है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर, प्रश्न पूछा कहां से है, कंप्यूटर से पूछा हुआ है। अब कंप्यूटर में भी अगर देखें, कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने का उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक अगर जानते हैं तो इस प्रश्न को बनाया जा सकता है ये, ठीक है, इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। अब उसमें उत्तर होगा इनका बी, रैम, जिनको हम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, ये जो उनको गति देता है ये। ठीक, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं 11वें प्रश्न की तरफ में। यहां है इतिहास से, यहाँ है इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास से एक साहित्य के बारे में पूछ रखा है, एक ग्रंथ के बारे में पूछ रखा है। वहां क्या है, नाट्य शास्त्र। ये थोड़ी आसान प्रश्न है, इनको बनाया जा सकता है, ट्रेडिशनल टाइप के प्रश्न है, इनको कई बार पूछा गया है ऑलरेडी। तो ये तो बहुत आसान है, आप जानते भी होंगे। इसका जो है जो रचना जो है वहां भरत मुनि ने किया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जानना है इनको, ठीक है। तो ये तो बहुत सामान्य बात हुआ। अब उसके बाद फिर अगला जो 12वां प्रश्न है मैं उस पर जा रहा हूं। ये बहुत खतरनाक प्रश्न है, पूछा गया है अर्थव्यवस्था से और पूछा भी इस तरह से, बड़ा खतरनाक टाइप के प्रश्न है ये, ठीक है। अब पूछा किस वर्ष का है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, जबकि अभी जो है आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है हमारे पास में ये, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में, अभी जो है वित्तीय वर्ष 25-26 चल रहा है और प्रश्न पूछा कहां से है, 21-22 की वित्तीय वर्ष से। तो अब इतनी बातों को अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, मगर रेगुलर पढ़ने का मतलब यह कि तैयारी पूरे साल भर तो पढ़ना ही है, मगर यदि एक साल में पूरी चीजों को अगर कवर नहीं कर पाए तो हमें रुकना नहीं है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अब देखो प्रश्न पूछा है कि 21-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा। एक्चुअल में भारत का विदेश व्यापार होता है, उसमें आयात और निर्यात होता है। ये आयात और निर्यात में अगर देखें तो कुछ देश, उस देश का मतलब इस तरफ हम कई देशों को अलग अलग वस्तुओं का और सेवाओं का जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनमें प्रश्न यही नहीं पूछा है कि किस देश को सर्वाधिक करते हैं, प्रश्न ये पूछा है किन वस्तुओं का हम सर्वाधिक करते हैं, हम किन वस्तुओं का सर्वाधिक करते हैं। तो ये अगर ध्यान में तो नहीं होगा, मुझे मालूम है आप लोगों को, ठीक है। और वो पूछा है प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा, ठीक है। प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा मतलब ये है कि अगर हम मान लो जो इसमें किसी संबंधित उत्पाद हम एक्सपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं, खनिज तेल उत्पाद कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कमोडिटीज उनको एक्सपोर्ट करते हैं, आयात का खनिज एक्सपोर्ट करते हैं, पूछा है किसका जो है प्रतिशत सर्वाधिक था। इस अवधि में अगर देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत लगभग 19% के आसपास कच्चा तेल और खनिज तेल, कच्चा तेल और खनिज तेल उत्पाद का हुआ करता था। ठीक, इसका मतलब जो है उसका उत्तर आ जाएगा इसका बी। तो 12वें का उत्तर आ जाएगा इसका बी, ठीक है। याद से ध्यान रखिए, मैं ये जो है सेट ए, वो सेट ए लिया हुआ है, तो सेट ए के हिसाब से मैं इसमें जो है आंसर करते जा रहा हूं मैं ये। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है, वहां जो अगला प्रश्न है ये पर्यावरण का है, इन्वायरमेंट से पूछा हुआ है। अब इन्वायरमेंट से जो प्रश्न पूछा है ये थोड़ी सी, अगर आप इन्वायरमेंट को संकल्पनाओं में अगर बहुत ठीक से पढ़ रखे हैं, आपके अगर कॉन्सेप्ट अगर ठीक है तो ये बहुत प्रश्न बहुत आसान है। और कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आते हैं, इसका मतलब ये प्रश्न आपसे बनने वाला लगभग नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न पूछा है प्रजातियों की अधिकतम विविधता, मतलब डाइवर्सिटी जो है सर्वाधिक मात्रा में कहां पर पाई जाती है, कहां पर पाई जाती मतलब किस प्रदेश में पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन में तो उपयुक्त में से कोई नहीं दे रखा है, इसका मतलब तो ठीक है पर अभी रुकना नहीं है हमें। अब उसमें पहला जो ऑप्शन दे रखे है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का मतलब ये हुआ कि यदि आप इनको थोड़ा देखेंगे तो ये अगर हमारा ऐसा हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया, अब इसमें ट्रॉपिकल हो गया, इधर सबको ट्रॉपिकल और ध्रुवीय क्षेत्र ऐसा होता है। जानते हैं ऊपर जाने से टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और टेम्परेचर अगर कम होगा इसका मतलब ये है कि उसमें जो है जो टेम्परेचर कम होगा तो बारिश भी कम होगा और बहुत सारी जो गतिविधियां जो है वो क्या हो जाएगा, सीमित होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिटी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलेंगे, जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा, जहां पर ज्यादा बारिश होगा, और वहां पर जो है बहुत मात्रा में जीवों की विविधता होगी। मतलब उत्तर क्या आ जाएगा इसका, उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन में ही है। ध्रुव उप उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ध्रुवीय क्षेत्र में तो बहुत ही कम होता है, ये भी और कम होता है, मतलब इसकी तुलना में यहाँ पर कम, इसकी तुलना में यहाँ पर कम। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा बी। अब उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं मैं इसमें 14 क्वेश्चन की तरफ। अब 14 क्वेश्चन जो है वो संविधान से है,
14 क्वेश्चन जो है संविधान से है, इस बार अनुच्छेद नहीं पूछा है, वो प्योरली कॉन्सेप्ट को पूछ रखा है, संकल्पना को पूछ रखा है कि अवशिष्ट विषय क्या है, रेसिडुअरी पावर क्या है, रेसिडुअरी जो है सब्जेक्ट क्या है, ये पूछ रखा है। अवशिष्ट विषय के बारे में अनुच्छेद 248 में उल्लेख है, ये तो हम जानते हैं ये, ठीक है। मगर प्रश्न पूछा एक्चुअल में है क्या, वास्तविक में अगर देखें तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास में, इसी में से एक चुनना है हमें। अब इसको अगर थोड़ा ढंग से, अगर संविधान के बारे में अगर संकल्पनाओं को ढंग से पढ़े होंगे तो दिमाग में होगा, राज्य सूची में शामिल है इस विषय के तो हम नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको राज्य सूची कहते हैं। समवर्ती सूची में शामिल है उस विषय को समवर्ती सूची के विषय कहते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। संघ सूची में शामिल है उनको संघ सूची के विषय कहते हैं, ये भी नहीं आएगा। मतलब क्या आएगा, विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट विषय कहते हैं ये, ठीक। उत्तर आ जाएगा 14 का क्या हो जाएगा इसका, सी सी। उसके बाद फिर आगे मैं बात कर रहा हूं मैं, ये जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ये यहाँ जो प्रश्न है करंट अफेयर्स के प्रश्न है। अब करंट अफेयर्स का प्रश्न अगर देखें तो ये प्रश्न जो है एक खिलाड़ी से पूछा गया है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। अब यहाँ पर जो खिलाड़ी है वह, उसका नाम है कनिका शिवाच, यहाँ जो है कनिका शिवाच। अब ये कनिका शिवाच जो है किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान में अगर होंगे तो पिछले जब हॉकी आईपीएल जब हो रहा था उस समय सुर्खियों में आए थे ये, ठीक है। और जिनका संबंध जो है किससे संबंधित है, वो हॉकी से संबंधित है ये। तो एक्चुअली थोड़ा सा अगर देखा जाए तो अगर करंट में अगर स्पोर्ट्स वगैरह पर नजर अगर रखाए होंगे आपने तो ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उसके बाद 16 प्रश्न जो है आगे बढ़ जाता हूं, वहां है इतिहास से, वो भी किससे, प्राचीन भारत के इतिहास से। मतलब इस बार अगर देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास से जो है प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा दिख रही है, ठीक। अब उसमें जो प्रश्न पूछे हैं गुप्त काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवियों की नाती के रूप में संदर्भित किया गया है। याद होंगे या फिर अपने क्लास के बच्चों को तो बिल्कुल याद होगा कि मैंने बार बार जो है हरिसेन के प्रयाग स्तंभ लेख की बात किया हूं, जिनमें समुद्रगुप्त की कई उपाधियां हैं, मगर उनमें से एक उपाधि उनकी जो है, उनकी उपाधि के रूप में जो हरिसेन के जो प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है उसमें लिखा है लिच्छवी दौहित्र। तो किससे संबंधित, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति संबंध किससे है, समुद्रगुप्त। किस संबंधित है, समुद्रगुप्त। इसका मतलब यह है कि 16 का उत्तर क्या आ जाएगा इसका, समुद्रगुप्त, ठीक। उसके बाद में आगे अगर बढ़ जाऊं तो वहां जो है फिर जो है इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा गया है। ये इकोनॉमिक्स प्रश्न जो है इस बार बहुत सारे पूछे हैं, और प्रश्न ऐसे हैं जिनको समर्था बनाना मुश्किल काम है, ये जिनको समाना बनाना मुश्किल काम है। अब प्रश्न देखिए पूछा है इनमें से, संघीय बजट 24-25 के अनुसार, जबकि अभी 1 फरवरी को जो है बजट 25-26 प्रस्तुत कर दिया गया है, ठीक है, प्रस्तुत कर दिया गया है। अब उसमें जो पूछा हुआ है के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष जो है 24-25 में जो फिस्कल डेफिसिट जो है, जिनको हम सामान्यतः जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखते हैं, वो कितना था ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर अगर देखें, अगर ध्यान में होंगे तो बजट में जो है इसमें 4.9% को जो है टारगेट किया गया था, 4.9% को टारगेट किया गया था। तो उत्तर आ जाएगा इसका 4.9, ठीक। उसके बाद फिर अगले बढ़ जाता हूं फिर से मैं जो है, ये जो है 18वें प्रश्न में, ये 18वां प्रश्न अगर देखें तो कुछ लोगों को ऐसा समझ भी नहीं आएगा कि पूछा कहां से गया है, मगर ये हमारे पूरे सिलेबस का दायरे का हिस्सा है। ये सिलेबस में एक हमारा हिस्सा किसका है, पर्यावरण के है। और पर्यावरण में स्वाभाविक है जब हम पढ़ने जाते हैं उसमें जो पहला टॉपिक है, ठीक है, उसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम जो है बहुत बेसिक से बारे में इसमें ये, तो उसी से प्रश्न पूछा हुआ है ये एक्चुअल में अगर ऐसे देखें तो ये एक्चुअल में कुछ तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन दिए रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड सीधे तौर पे। ये एक्चुअल में जो 11 का जो एनसीईआरटी है उसमें हूबहू इस तरह की चीजों को रेखांकित कर दिया गया है ये बायोलॉजी के सेक्शन में से ये, ठीक। प्रश्न पूछा है आधारभूत समानताओं से युक्त, आधारभूत समानताओं से युक्त, आधारभूत समानताओं से युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह क्या कहलाता है। प्रश्न ये पूछ रखा है, प्रश्न ये पूछ रखा है। तो इसका जो उत्तर आएगा वहां जाति या फिर जिनको हम कहते हैं स्पीसीज, जिनको हम कहते हैं स्पीसीज, ये उत्तर आएगा इसका बी,
उसके बाद फिर आगे अगर बढ़ जाए हम इसमें, आगे बढ़ जाए इसमें, तो वहां जो है 19वें प्रश्न ये भी जो है अगर देखें तो संविधान और प्रशासन से संबंधित है। ये प्रश्न जो है संविधान और प्रशासन से संबंधित है, मगर पूछा क्या गया है कि भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना वर्ष क्या है। अब इतने सारे हमारे पास मंत्रालय है, कितने मंत्रालयों को आपको याद रखना है, कितने मंत्रालयों को याद रखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि वित्त मंत्रालय, वर्तमान में वित्त मंत्रालय की स्थापना 1946 में हुआ है। सहकारिता मंत्रालय उस समय फिर बाद में गठित किया गया। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मेरा ये। तो ऐसे कुछ मंत्रालयों को जो है ऐसे कई बार वो एक तरह भूल चूक तरीके से पूछ रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अब इसमें अब इतना जो है पुराने चीजों को दिमाग में रख पाना उतना आसान होता नहीं है, मगर हाँ छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास के संदर्भ में अगर पढ़े होंगे तो हो सकता है ये बातें दिमाग में आया होगा। तो यहाँ जो है अगर देखें तो ये उसका उत्तर आएगा, जनजातीय मामलों की जो मंत्रालय उसकी स्थापना जो है भारत में 1999 में किया गया था, इस समय किया गया था। उसके बाद से लगातार ये बना हुआ है। ठीक, तो अब पुराने समय की बातों को भी जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि पुराने कुछ बातों को ध्यान में रखनी है ये। अब उसके बाद ये जो प्रश्न है बहुत खतरनाक है, और वहां पूछा है दर्शन से। दर्शन को ऐसे भी बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो है दर्शन कुछ बातें समझ में आती नहीं है, किसी और दुनिया की बात करते हैं, इसी वजह से ऐसा कहते हैं लोग। मगर वास्तविक में जो पीएससी का जो सिलेबस है हमारा, प्रारंभिक परीक्षा में दर्शन भी दे रखे हैं और मुख्य परीक्षा में भी दर्शन है। मगर एक्चुअल में जो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एक्चुअल में ऐसा लगता है कि वो दर्शन के जो मुख्य परीक्षा में सिलेबस है उसको ही पूछ रहा है, क्योंकि प्रश्नों को जो गहराई अगर देखें तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अब जो है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो है कोई शॉर्टकट तरीके से नहीं हो सकता। सिलेबस जितना दे रखा है, उनकी जितनी व्यापकता है और जितनी गहराई तक जहां तक पूछा जा रहा है, हमें निश्चित रूप से उनको ठीक तरह से तैयार करने की आवश्यकता है। प्रश्न पूछा है, किसने कहा कि चेतन शरीर ही आत्मा है। चेतन शरीर ही आत्मा है, इसका मतलब यह है कि कोई आत्मा दूसरा नहीं होता, ये शरीर ही जिसमें चेतना है वही आत्मा है। इसका मतलब वो आत्मा दूसरा कोई और आत्मा होगा उसको वो नहीं मानता, इस तरह की बातें। इसका मतलब मैं जो इंडिकेट जिस तरह से कह रहा हूं वो बातें समझ में आ चुका होगा। तो उत्तर अगर अब इसको अगर दिमाग में अगर दर्शन आपने पढ़े होंगे, षड दर्शन भी अगर पढ़े होंगे, षड दर्शन मतलब मैं वो 6 दर्शन की बात कर रहा हूं, उसमें तो बिल्कुल दिमाग में आ सकता है कि इसका प्रतिपादन इस तरह से शरीर ही एक जो चेतना युक्त शरीर ही आत्मा है, ऐसा ये चरवाक ने बताया है, ये उनका मत है ये। ठीक, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 20 का आ जाएगा बी। उसके बाद आगे हम देखें तो ये एक तरह से देखें तो इन्वायरमेंट का प्रश्न है, या फिर साइंस को भी कह सकते हैं आप, इन्वायरमेंट या फिर जो है साइंस को भी कह सकते हैं। अब प्रश्न जो पूछा गया है इनमें कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो अगर पिछले पीएससी के अगर प्रश्न को देखे तो 23 को भी प्रश्न देखे, 22 को भी प्रश्न देखे, तो ये ग्रीन हाउस गैस से जो है लगभग प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क है, मगर प्रश्न 100% यहाँ पूछ रहे हैं, तो ये तो हमें पूरी तरह से तैयार कर लेने की आवश्यकता होती है। और तैयार जिन्होंने भी किए होंगे ये प्रश्न बहुत आसान है बनाए जा सकते हैं। तो ये मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ग्रीन हाउस गैस है, तो ये बहुत आसान प्रश्न है। नाइट्रोजन ये नहीं है, इसको बनाया जा सकता है। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न है, ये संविधान का है, ये राज्य प्रशासन से संबंधित है। और इसमें जो प्रश्न पूछा हुआ है वहां ये है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित करते हैं। अब एक्चुअल में अगर सामान्य अगर देखेंगे आप तो समानता अगर अनुच्छेद हम याद करते हैं तो समानता जो है, चलो हमने भाग 1 के अनुच्छेद याद कर लिए, नागरिकता भी याद कर लिए, मूल अधिकार भी याद कर लिए। उसके बाद चलो राष्ट्रपति संबंधित और जो डीपीएसपी राज्य परिषद संबंधित कुछ जो प्रमुख अनुच्छेद याद कर लिए। अब पूछा कहां से है? 199, 200, 201 और 356। चलो 356 को दिमाग में होगा कि ये जो है राज्यों में जो है वहां राष्ट्रपति शासन संबंधित, ये तो निकाल दिए। फिर भी 3 बचे हुए हैं। अब उसके बाद फिर भी अगर थोड़ा बहुत दिमाग में अगर आया कि राज्यपाल जो है विधानसभा पारित किसी विधेयक को जो है वहां
राष्ट्रपति के लिए विचार रख सकता है आरक्षित करके। ये तो कौन सा है? तो दो, कम से कम अगर दिमाग में अगर दो अनुच्छेद आता है, ठीक है, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201। तो यहां पर फिर कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें एक में जो है वहां अनुमति देता है और दूसरे में क्या है, वहां आरक्षित कर लेता है। अगर अब इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि अनुच्छेद को हमें थोड़ा ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है संविधान की है। इसका जो उत्तर आएगा सी, अनुच्छेद 201। इसमें जो है राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को जो है राज्यपाल आरक्षित रख लेता है ये। अब उसके बाद फिर आगे 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर जो है ये मध्यकाल से संबंधित है, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। अब ये जो प्रश्न अगर देखे तो इस तरह की बातों को दिमाग में रख पाना, वो भी जब पूरी सिलेबस को जब पढ़ रहे हैं उस समय, तो मुश्किल काम होता है। मगर हाँ, यदि इतिहास को अगर ठीक प्रकार से पढ़ा है, तथ्यों को अगर थोड़ा सा दिमाग में बिठाने का प्रयास किया है, तो इस तरह के प्रश्न को बनाया जा सकता है। अब प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु के रूप, जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया गया था? ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बीरबल उनका जो लोकप्रिय मित्र भी था और उनके एक महत्वपूर्ण अधिकारी भी था। बीरबल, हालांकि बीरबल इसमें वो सम्मिलित नहीं थे, उनको इस प्रकार की उपाधि नहीं दिया गया था। शांति चंद्र, ये भी सम्मिलित नहीं थे इनमें से। अब बच गए हैं जिन चंद्र सूरी और हरिविजय सूरी, दोनों में सूरी है, कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे दे रखा है। मगर वास्तविक में अगर देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा, अकबर ने जिनको जगत गुरु की उपाधि दिया था, जगत गुरु की उपाधि दिया था, वहां था हीर विजय सूरी। मतलब ये कि इसका उत्तर जो आएगा वहां होगा बी, यहां उत्तर आ जाएगा इसका बी। अब उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं मैं 24वें नंबर में। अब वो 24वें नंबर भी जो है किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? दर्शन में। अब दर्शन में किस दर्शन से? न्याय दर्शन में पूछा हुआ है। और न्याय दर्शन भी प्रश्न पूछा है, ये बहुत गहराई से प्रश्न पूछा हुआ है। बहुत गहराई का मतलब ये है कि जो मेंस की अगर तैयारी किया होगा, बहुत सीरियसली दर्शन को पढ़ा होगा, उस स्तर पर बना सकते हैं। पूछा क्या है? न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है, मतलब पर्याय क्या है, प्रश्न ये है इनका। तो न्याय दर्शन में ज्ञान का जो पर्याय जो है, उसके बारे में 4 विकल्प दे रखे हैं। उसमें से एक तो उपयुक्त कोई भी नहीं है, ये दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद 2 अगर देखें तो एक बुद्धि दे रखा है और दूसरा दे रखा है उपलब्धि, और सी में दे रखा है ए और बी दोनों है। ठीक, यदि जो है न्याय दर्शन को अपने ठीक तरीके से अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल ध्यान में होगा कि जो ज्ञान का पर्याय है न्याय दर्शन में, वो बुद्धि और साथ में उपलब्धि दोनों है। बुद्धि भी है और उपलब्धि भी है। तो एक्चुअल में जो है दोनों, मतलब क्या उत्तर क्या जाएगा इसका? सी। तो 24 के उत्तर क्या जाएंगे इसमें? सी। उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं मैं, वहां भी प्रश्न जो है अगर देखें, नहीं, यहाँ जो प्रश्न है संविधान का है और ये बहुत सरल प्रश्न है। ये एक तरह से कह सकते हैं लॉलीपॉप पकड़ाने जैसा प्रश्न पूछ रखा है ट्रेडिशनल तरीके से। ये ठीक है, ये तो जो है बच्चों को भी याद रहता है। जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसको तो ये बात ध्यान में रहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ठीक है, और आज भी हम भी यही कहते हैं कि आत्मा और हृदय वो क्या है? अनुच्छेद 32। तो ऐसे प्रश्न को तो बिल्कुल जो है गलती करना मतलब एक प्रकार से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना वाला होता है ये, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है इनको जो है गलत नहीं करेगा। और इस प्रकार से प्रश्न अगर हमने गलती कर दिया तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अब उसको खुद कल्पना कर सकते हैं ये। ठीक, ये तो हो गया 25 प्रश्न ये। अब उसके बाद आगे जो है मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न में से 50 प्रश्न मुझे लेना है। अब इसमें ये जो है संस्कृति से संबंधित है, संस्कृति और बेसिकली जनजातियों से संबंधित। ठीक है, अब इसमें अगर देखे तो कुछ अगर देखो, इसमें एक तरफ जो है अनुसूचित जनजाति दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है उनका बाहुल्य क्षेत्र कहां पर है, उसके बारे में। अब इसमें अगर मान लो आप अगर एक प्रश्न भी अगर जानते हो, एक दो चीजों को अगर मिला लिए आपने, तो प्रश्न को बनाया जा सकता है। जैसे अगर आपको ध्यान में होगा जारवा के बारे में, नहीं तो चलो मुंडा। अब मुंडा तो आप जानते ही है, तो मुंडा मतलब कहाँ की बात कर देंगे इसमें? कम से कम झारखंड में है, ये तो आप कह ही सकते हैं।
इससे मिला देंगे तो यहां अगर मिलाएंगे तो उसके उत्तर आसानी से निकल आते हैं। वैसे अगर जारवा देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार से है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो इसको मैं थोड़ा सा पहले ऊपर कर देता हूं, ऐसे तो ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा, ऑप्शन दिख पाएंगे हमें। तो अब इसमें, अब देखो इसमें, इसको फिर से कर लेता हूं मैं। मुंडा जो है यहाँ झारखंड की तरफ चले गए, इसका मतलब बी में क्या आएगा, 4 आएगा। अब बी में जो है 4 का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है हमें, वो कौन सा वाला है, डी। मगर फिर भी हड़बड़ी नहीं करना है हमें, थोड़ा और एक बार मिला लेते हैं। जैसे कि ध्यान में अगर आप लोगों को होंगे तो जारवा जो है वहां अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप में, मतलब एक उत्तर क्या आ जाएगा, 3। ये भी बिल्कुल सही मिल गया। भील, भील जो है राजस्थान में मिलता है, तो भाई के वो भी क्या है, तो सी में क्या आएगा, एक। सी में क्या आएगा, एक। इसका मतलब जो है हमें आगे और चेक करने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर क्या आ जाएगा इसका, डी। तो इस प्रकार से अगर देखें, तो इस प्रकार से अगर देखें, इस प्रकार से अगर देखें, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल कुछ इशू हो रहा है ये। थोड़ा टेक्निकल इशू है लग रहा है कि पैनल में। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया है ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। बस थोड़ी सी जो है ब्रेक हो गया है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम अभी। तो एक प्रश्न देखिए, अगर प्रश्न अगर देखें तो प्रश्न की प्रकृति बदल रही है। प्रश्न की जो प्रकृति है एक्चुअल में क्या है, बदल रही है। तो हमें अगर आगे भी अगर तैयारी करना है, मेंस की भी अगर तैयारी करेंगे हम, तो इस बातों को ध्यान में रखकर ही करना है कि अब पीएससी जो है पुराना जैसा प्रश्न समानता नहीं पूछ रहा है ये। ठीक है, पूरे सिलेबस को हम अगर व्यापक तरीके से अगर पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है उस प्रश्न को बनाए जा सकते हैं। मगर उसके लिए वास्तविक रूप में क्या है, हमें पूरे सिलेबस को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। और पूरे सिलेबस को पढ़ने का मतलब ये है कि हमें अच्छे अच्छे जो है, जो सोर्स है किताब हमारे, हमें उस अच्छे सोर्स को यूज करना पड़ेगा। मतलब हमें अच्छी किताबों को पढ़ने की जरूरत है। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से 25 क्वेश्चन तक ले चुका हूं, मैं 25 तक ले चुका था इसमें। मैं थोड़ा सा जल्दी बढ़ जाता हूँ। तक मैं ले चुका था। हाँ, हाँ, मैं ले चुका था, हाँ, मैं यहाँ तक की बात किया था भैया। तो 26 का उत्तर क्या आ जाएगा इसमें, डी। हमने ये देख लिए। अब उसके बाद प्रश्न पूछा है, ये जनगणना से है ये, यहाँ क्या है, जनगणना से है। अब जनगणना जो प्रश्न पूछा गया है इनमें अगर देखें तो ये एक्चुअल में जनगणना कब का, 2011 की जनगणना। अब 2011 की जनगणना जो है, हालांकि चूंकि अभी नई जनगणना उसके बाद नहीं हुआ है, इसीलिए बार बार यहां से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक नई जनगणना नहीं होता, हमें 2011 में जो जनगणना हुए हैं उसके आंकड़े के बारे में बिल्कुल सजग होने की आवश्यकता है। अब पूछा क्या है, 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन थे, ये वो पूछ रखा है। ठीक है, अब इसमें पुरानी बातें हैं। ठीक है, बहुत हो सकता है ध्यान में किसी को रह गया हो, मगर समाता इस तरह की बातें ध्यान में नहीं रहता है, और प्रश्न ऐसे प्रश्न सरल होते हुए भी क्या है, ये छूट जाता है। तो यहाँ जो है इसका उत्तर जो होगा वह है दमन और दीप। सबसे कम यही थे, सबसे कम यही थे, यही थे कि मतलब ये बहुत कम था ये। ठीक है, ये संख्या अगर देखे तो ये जो है 27 का जो है इसमें, ये संख्या बहुत कम था। 37 इनका जो 618 जो है इसमें उनकी संख्या हुआ करता था 1000 में, मतलब 1000 पुरुष में 618 ही बस महिलाएं थे ये। और सर्वाधिक था उस तरफ जो है केरला में। तो ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल तो नहीं, ट्रेडिशनल प्रश्न है, मगर हाँ इसको बनाना मुश्किल काम है ये। ठीक, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ 27वें प्रश्न की तरफ। उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ 27वें प्रश्न तक। अब ये पूछा देखो, चीता जो है पूरे वर्ष जो है, पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी काफी सुर्खियों में रहा है प्रोजेक्ट चीता, चीता के कारण से ये। मगर पूछा ये नहीं है कि कौन से पार्क में, कौन से अभ्यारण्य में उनको जो है बसाया गया। पूछा क्या है, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है।
और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक जो नेम होता है कोई भी जो स्पीसीज का, तो बड़ा खतरनाक टाइप का होता है, दिमाग में रख पाना उतना मुश्किल काम होती है। मगर यहां भी देखा है तो क्या है, पेंथेरा लियो, पेंथेरा पाराडस, पेंथेरा टाइग्रिस और पेंथेरा उनसिया। ठीक है, अब एक्चुअल में देखिए पीएससी ने इस बार जो प्रश्न पूछ रखा है, ये पूरी इसके कंफ्यूजिंग प्रश्न है। कंफ्यूजिंग प्रश्न इसलिए क्योंकि चीता का जो वैज्ञानिक नाम जो है वास्तविक में, ठीक है, चीता का जो वैज्ञानिक नाम है वास्तविक में वहां होता है इसिनोनिक्स जुबेटस होता है, ये इसिनोनिक्स जुबेटस होता है। मगर 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 यहां चूंकि चीता जो है वो तेंदुए की प्रजाति से संबंधित है, इसके बेसिस पर जो है कमीशन में भी हो सकता है इसका जो आंसर जो है वहां जो है पेंथेरा पारडस को लेने चाहिए। इसका आंसर जो है वहां संभवतः जो है, ये संभवतः कह रहा हूं मैं, पेंथेरा पारडस, क्योंकि एग्जैक्टली जो है वो वैज्ञानिक नाम यहां पर नहीं दे रखा है जो एक्चुअल में चीता का वैज्ञानिक नाम है। क्योंकि तेंदुए की प्रजाति से संबंधित जो जाति होती हैं उनको पेंथेरा पाराडस कहा जाता है। ये तो ये एक संभावित है जिनको मैं कह रहा हूं। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं, वहां है जनगणना से ही प्रश्न है ये 29वीं प्रश्न। अब जनगणना जो प्रश्न है पूछा गया है वहां भी किसमें, कि भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है। ये एक्चुअल में अगर देखें तो भूगोल से प्रश्न है। ये भूगोल में जो हम पढ़ते हैं मानव भूगोल, तो मानव भूगोल में क्या होता है, हम जनगणना पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां से उसमें ग्रामीण और शहरीकरण उसी में पढ़ते हैं ये। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर देखें तो ट्रेडिशनल चीजों को हमने तैयार किए हैं कि ग्राम का जो प्रवास होता है, ग्रामीण के प्रकार होता है, नगर होते हैं, नगर के अलग अलग प्रकार होते हैं, यही सब पूछ रखा है। अब पूछा क्या है कि नगरों का वर्गीकरण, एक्चुअल में नगरों का वर्गीकरण जो है उनकी जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और भी कई अलग अलग आधारों पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। नगर होते हैं और साथ में क्या होता है, महानगर। तो महानगरों को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ये, ठीक। मगर ये पूछ रहे हैं नगरों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर, तो दिमाग अगर थोड़ा सा अगर हम जानते हैं उनके बारे में, पहले कुछ बेसिक्स अगर क्लियर कर रखे हैं तो वहां ध्यान में होगा। तो हम 6 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। ये 6 प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, टायर 1, टायर 2, इस प्रकार से नगर। अब तीसरे प्रश्न पर आगे बढ़ता हूं। तीसरे प्रश्न मतलब में जो है ये भारत के इतिहास से संबंधित है और ये कह सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से है ये। अब इसमें आधुनिक भारत के इतिहास जो प्रश्न पूछा है वहां का है 57 की क्रांति से है। समर्था पहले क्वेश्चन पूछते थे 57 की क्रांति में किसने कहां का नेतृत्व किया, किसने कहां पर दमन किया, यही प्रश्न पूछते थे। ठीक है, ये फिर कौन जो है अंग्रेजों के साथ दिए थे और कौन साथ नहीं दिए थे ये, ठीक। मगर प्रश्न अब वहां से और आगे बढ़ गया है, और आगे बढ़ने का मतलब ये है, प्रश्न देखो कैसा पूछ, 57 की क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। अब इसमें से हमें देखना है ये, ठीक है। अब इसमें 4 नाम भी नहीं, इसमें अगर देखें तो कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन है, मगर हर ऑप्शन में 2-2 नाम दे रखे हैं ये, ठीक। अब इसको अगर इतिहास 57 की क्रांति यदि ठीक प्रकार से अगर पढ़े होंगे तब दिमाग में हो सकता है हमें रह पाए कि उत्तर इनका जो है क्या होना चाहिए। तो सही उत्तर मैं अभी फिर बता देता हूं जल्दी से करके, इसका उत्तर आएगा डी। डी की मतलब नाना साहब थे और बेगम हजरत महल, ये दोनों जो है 57 की क्रांति समय जो है जब ब्रिटिश प्रशासन के दमन करना शुरू किया तो वहां जो है बचकर कहां भाग गए, नेपाल भाग गए थे ये। तो उत्तर क्या आ जाएगा 30 का डी। उसके बाद फिर आगे जो है 31 नंबर, और 31 नंबर को भी अगर देखें, 31 नंबर को अगर देखें तो प्रश्न पूछा कहां से है, दर्शन से है ये। जैसे मैंने बताया दर्शन से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं इस बार। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ पूरे पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे होंगे तो अब कोई भी हिस्से को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसीलिए कह रहा हूं मैं कि पूरे सिलेबस को पढ़ने की आवश्यकता है, ये प्रश्न पत्र इस बात को इंडिकेट कर रहा है। पूरे सिलेबस को और हर एक हिस्से को बहुत व्यापक तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, वो भी अच्छे सोर्स के साथ। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है। एक्चुअल में जो है बौद्ध दर्शन में जो है बहुत सारे अलग अलग विचार है। अब उसमें से एक विचार है प्रतीत समुत्पादवाद। प्रतीत समुत्पादवाद जो है जिनका संबंध
उसमें 12 जो है अलग अलग जो है कारण बताए हैं, 12 कारण बताए हैं ये। ठीक है, अब उसका अगर निदान कर लेते हैं तो हमें जो है वो जो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मतलब उसमें जो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो 12 जो अलग अलग जो कारण है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप करके जुड़ी हुई है, जो जरा मरण से लेकर के अविद्या तक पहुंचती है, जरा मरण से लेकर के अविद्या तक। तो अभी यहां पर पूछ रखा है किसके बारे में, संस्कार के बारे में। तो संस्कार एक्चुअल में जो है वो अंतिम में से वो अंतिम, मतलब एक तरह से देखे तो अंतिम में से जो है पहला है वो, अंतिम में से थोड़ा पहले वाला है ये। अब पूछ रखा है यहाँ पर बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण। तो संस्कार का जो कारण है वहां जो है इस बौद्ध दर्शन में बताया हुआ है, वहां है अविद्या। संस्कार का जो कारण बताया गया है वहां है अविद्या। तो अविद्या का जो है, अविद्या की वजह से, सही बात को नहीं जानने की वजह से क्या होता है, वो संस्कार उत्पन्न होता है। संस्कार मतलब हिंदू संस्कार वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, संस्कार मतलब जो है जन्म लेने की जो आकांक्षा, उसे कहा जाता है संस्कार। जिसका जो कारण होता है वहां होता है विज्ञान, और उसके बाद होता है आगे वेदना। तो ऐसे करके इसमें 12 जो है अलग अलग जो है कारणों का उल्लेख है। मतलब इस बात को इंडिकेट कर रहा हूं मैं कि देखो प्रश्न की गहराई कहां तक है। मतलब पीएससी को जो है हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, तैयारी को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और तैयारी को अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो पीएससी हमें सीरियस नहीं लेगा, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। यहां हो गया 31, तो उसका उत्तर आ जाएगा कितना, सी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 32 नंबर का, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है ये थोड़ा जो है कह सकते हैं टिपिकल है, बनाना मुश्किल काम है ये, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स एक साथ दे रखे हैं कि इनको ध्यान में रखना। वो भी करंट अफेयर्स तैयार किए होंगे तो थोड़ा मुश्किल काम तो जरूर है। अब ये बहुत सारे खेल होते हैं, उनमें से एक खेल के बारे में पूछ रखा है। कुलालंबरपुर में जो है, कुलालंबर मतलब मलेशिया की बात कर रहा हूँ, वहां आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार करें। अब उसमें जो 4 स्टेटमेंट दे रखा है, पहला ये 4 स्टेटमेंट है और उसके बाद फिर विकल्प दे रखा है कौन सा इसमें कथन सही है। ठीक, तो पहले ये देखना कि इतने सा 4 स्टेटमेंट को पढ़ना, फिर वहां से उत्तर निकालना, ये थोड़ी मुश्किल काम है। ठीक है, मगर ये बात को इंडिकेट कर रहा है कि जब भी आप करंट करंट अफेयर से पढ़े तो कोई पतली सी किताब ला करके पढ़ेंगे पढ़ेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को तो हम ध्यान रखें अब। ठीक है, करंट अफेयर्स को जो है यदि हम मंथ टू मंथ कोई अच्छी मैगजीन लेकर तैयार करते हैं तो पूरे साल भर का करंट अफेयर्स बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा ये। अब प्रश्न पूछा है इसमें कि इससे संबंधित कौन सा कथन सही है, हमें ये पूछा है ये। अब पहला स्टेटमेंट चलते हैं, यहाँ 11वां संस्करण इसी एशिया प्रशांत बधिर खेल का 11वां संस्करण था या नहीं। तो ध्यान में अगर होंगे, और संभावित है ये उतना ध्यान में रखना आसान नहीं है, ये 11वां नहीं था बल्कि ये था 10वें नंबर का था ये। ठीक, 10वें नंबर का। अब देखो एक स्टेटमेंट अब गलत हो गया, हमें पता चल गया, तो ए संबंधित जितनी भी है यहाँ पर उनको हम सीधे हटा सकते हैं। मतलब हटाने वाला जो उत्तर हो तरीका होता है उत्तर लाने का, अब उनके तरीके, तो ये इसमें कम से कम नहीं आएगा, सी भी इसमें नहीं आएगा। ठीक, अब बच गए कौन सा, बी और डी। मतलब हम जो है 50-50 की रेशियो में चले गए हैं। तो अब तो जो है बाकी जानते हो तो भी और नहीं जानते तो भी इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है ये। ठीक है, या तो सही होंगे या फिर गलत होंगे। अब तो इसमें अब अगले स्टेटमेंट चलता हूं मैं, भारत में 5वां स्थान हासिल किया। ठीक है, यदि आप ध्यान में दिए होंगे कभी इसको, अगर पढ़े होंगे दिमाग में होगा, तो इस बात को मैं बता दूं कि भारत ने इसमें कुल मिलाकर के जो है 55 पदक प्राप्त किए थे। और 55 में से जो है भारतीय में से जो है उनको कुछ 8 स्वर्ण था, 18 रजत था और 29 जो है कांस्य पदक प्राप्त किए थे। और इसमें इसमें जो है इसमें जो है भारत का जो स्थान है वो 5वां रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो उत्तर क्या हो, इसका स्टेटमेंट हमें सही मिला है, भी बी और सी स्टेटमेंट दोनों सही मिला है, जबकि ए स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब उसके बाद डी स्टेटमेंट को अगर देखें तो डी स्टेटमेंट जो है स्वाभाविक है इसमें काउंटर होकर के ही गलत हो जा रहा है। जैसे भारत ने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया, भाई उधर बहुत सारे 2-2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इतना हासिल किया, इतने पदक मिले, तो ये
ये स्टेटमेंट एक तरह से कंफ्यूजन करने वाले हैं ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सीधे तौर पे नहीं, मतलब उत्तर क्या होगा इनका, बी और सी। तो बी और सी का मतलब क्या हुआ, उत्तर आ जाएगा इसका बी, मतलब 32 का उत्तर होगा बी। उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं मैं जल्दी से ये। उसके बाद आगे पूछ रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट, तो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और इसमें प्रश्न पूछा ट्रेडिशनल टाइप के, थोड़ा सा ये थोड़ा जल्दी खत्म कर देता हूं इनको मैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर आपस में मिलते हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, ये ज्योग्राफी के बहुत बेसिक और ट्रेडिशनल प्रश्न है। 50 बार अलग प्रश्न पूछ रखे हैं, एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ये बच्चे बच्चे जानते हैं कि दोनों कहाँ मिलते हैं ये, तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक, ये तो बहुत आसान प्रश्न हुआ। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो साइंस का है, और साइंस में भी ऐसे प्रश्न पूछे हैं इनको बनाना तो लगभग नामुमकिन सी है। अब वो एकदम साइंस वाला जो होगा, जिसने वो फिजिक्स को बहुत गहराई से पढ़ा होगा, उसके जो है ये प्रश्न बनाया जा सकता है। नहीं तो फिर ये प्रश्न ऐसे जो सूचना दे रहा है कि मैं ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता हूँ, ये इस प्रकार का है। अब पूछा है पैरा विद्युतांक, उनकी विमा क्या है, डायमेंशन पूछ रखा है। ठीक है, उसके डायमेंशन पूछ रखे हैं। तो अगर कोई साइंस वाला अगर होंगे तो फिजिक्स अगर ठीक से पढ़े होंगे तो इनको बना सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस 34 का जो उत्तर होगा, इस 34 का जो उत्तर होगा वहां होगा ए, M0 L0 T0। तो 34 में उत्तर क्या जाएगा इसका, ए। उसके बाद फिर आगे मैं बढ़ जाता हूं थोड़ी जल्दी से, वहां है पीएम आशा। देखो इस बार भारत सरकार के जो स्कीम है उससे प्रश्न पूछे हैं ये। पहले इतना महत्व नहीं दिया जाता था इस तरह की योजनाओं को, मगर इस बार प्रश्नों को थोड़ा ज्यादा, इस तरह की योजनाओं को ज्यादा महत्व दिया हुआ है। ठीक, अब उसमें प्रश्न पूछा है पीएम आशा, तो पीएम आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है, तो पीएम आशा, इसको अगर ध्यान में होंगे तो भारत सरकार जो है बहुत सारे जो है, जब अलग अलग किसानों की आय बढ़ाने, उनकी आय को दोगुना करने, ये सब बात जब हो रहा था, तो इसी बीच जो है भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में जो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण एक अभियान शुरू किया गया था 2018 में, जिनको इन शॉर्ट, उनको शॉर्ट में, उसी को शॉर्ट में कहा जाता है पीएम आशा। तो पूछा ये है हमसे कि वो किससे संबंधित, किनके कल्याण से संबंधित, तो ये बेसिकली जो है 35 में उसको उत्तर आ जाएगा कृषक, कृषकों के जो है आय बढ़ाने, मतलब उनके कल्याण से संबंधित था। अब उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं मैं, वहां है फिर से इतिहास से, वहां फिर से क्या है इतिहास से और मध्यकालीन इतिहास से। और मध्यकालीन इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट वहां का है विजयनगर साम्राज्य। देखो पीएससी के लिए जो प्रश्न पूछ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य से समानता प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें अगले पीएससी के लिए बिल्कुल अगर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो बच्चे तैयार कर रहेंगे उनके लिए ये है। ठीक, तो प्रश्न पूछा है निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय, ये देवराय द्वितीय जो है ये बहुत प्रसिद्ध शासक थे। ये मैं कृष्ण देवराय की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद में जो है देवराय द्वितीय, उनके दरबार में फारस के राजदूत रूप में आया था। तो फारस के राजदूत के रूप में कौन आया था, हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है ये। तो इसमें अब ध्यान में अगर होंगे तो इसमें ये था उत्तर, इसका आएगा अब्दुल रज्जाक, उत्तर आएगा इसका अब्दुल रज्जाक। मतलब देखिए इसमें प्रश्न जो है बहुत गहराई से और पूरी व्यापकता के साथ पूछ रहे हैं ये। तो हमारी एकेडमी जो है, हम प्रयास करते हैं स्वराज्य आईएएस के जो सभी जो हमारा जो सदस्य है वो इस तरह की व्यापकता को ध्यान में रख करके जो है पूरे वो क्लास को जो है ऑर्गेनाइज किए होते हैं ये। हाँ, पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, हमें ये समझाने में चीजों को समय लगता है, मगर हाँ तैयारी यदि थोड़ा एक प्रकार बहुत डेडिकेट होकर के अच्छे तरीके से अगर कर लिया जाए तो इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत नहीं बनेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रश्न बनते इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उनको ठीक तरह से पढ़ा नहीं है, या फिर ठीक तरह से पढ़ाया नहीं गया, या फिर हम ठीक प्रकार से दिमाग में नहीं बसाए, या हमने ठीक प्रकार से उनको वहां एग्जाम हॉल में निकाल नहीं पाए। अब 37 प्रश्न जो है, 37वें प्रश्न देखिए, इसमें यह प्रश्न पूछा है इतिहास से संबंधित है, प्राचीन से भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से गंधार शैली किस नाम से जाना जाता है, गंधार शैली। अब एक्चुअल में अगर ध्यान में होगा तो मरणोत्तर काल में जो है एक तरह कह सकते हैं गंधार शैली, एक मथुरा शैली और साथ में अमरावती शैली। ठीक है, ये एक्चुअल में देखें तो ये मूर्ति निर्माण की शैलियों का विकास हुआ था। ठीक है, अब उनमें जो गंधार शैली जिनकी बात कर रहा हूं, कुषाण के काल की बात कर रहा हूं उस समय, और उसके पहले
यूनानी शक पहला जब आए थे उसी समय की बात कर रहा हूं। अब ये पूछ रहे हैं गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ जो है सर मैं सीधे जा रहा हूं, इंडो यूनानी, इनको हेलोनेस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। ये बेसिकली जो है इंडिया और यूनानी जो जो कला है दोनों की मिली जुली ये शैली विकसित हुआ, इसीलिए कहते हैं इनको इंडो यूनानी कला, इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है इनको। तो 37 का उत्तर आ जाएगा बी। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं 38वें नंबर में। 38वें नंबर का जो उत्तर प्रश्न जो पूछा है पारिस्थितिक तंत्र, मतलब इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछा गया है। और ये इन्वायरमेंट से जो प्रश्न पूछा है इनमें अगर देखे तो पारिस्थितिक तंत्र, हरे पादप क्या होते हैं, बिल्कुल संकल्पना से है, कॉन्सेप्ट है प्योरली। ठीक है, हरे पौधे क्या है, वो उपभोक्ता तो नहीं है और ना ही अपघटक है, तो है क्या, उत्पादक है। ऐसी बेसिक चीजों को दिमाग में रखना ही है, मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, 38 का उत्तर आएगा ए। उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं मैं 39वें नंबर में। 39वें नंबर प्रश्न पूछा है ये संविधान से है ये, और बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर इसको अगर सोचेंगे कि प्रश्न हल कर दूं तो बड़ी मुश्किल काम है ये। मुश्किल इस वजह से, चलो ठीक है, अगर ये अगर दिमाग में होंगे आपको कि अनुच्छेद 75 में क्या बात कह रहा है, ठीक है, वो मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है, उसी की बात है ना, वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है उसी से संबंधित, मगर उसमें अनुच्छेद 75 एक है, दो है, तीन, चार, पांच, छह। अब प्रश्न उसी से पूछ दिया गया है, और वो भी पूरी तरह से यहीं पर एक प्रश्न घुसा दिया गया है। 75 5 दे रहा है, 75 3 दे रखा है, 74 5, 75 5, 75 4 दे रखा है, 75 2। ये तो अच्छा नहीं हुआ कि यहाँ पर डी ई के ई और एफ नहीं है, फिर वो पूरा 75 के जो है 1 2 3 4 5 6 तक पूरा गिना देते, अब पूछते कि इनमें से ये बातें कहां पर है। अब इसको उत्तर निकालना मुश्किल काम है थोड़ी सी है, मगर फिर भी अब मुझे तो उत्तर बताना ही है आप लोगों को कि मतलब, पर इस बात को समझना है एक्चुअली हमें कि एक्चुअली में प्रश्न जो है पहले जो है कल फैक्चुअल पूछ देते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वाभाविक है, अब हम तैयार अगर खुद को करते हैं पीएससी के लिए या फिर कोई भी एग्जाम के लिए, बाकी अगर देखे तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न इस तरह की जो इंडिकेट कर रहे हैं। अब बताओ, ऐसे प्रश्न तो बहुत सारे पूछे हुए हैं, और प्रश्न को हर प्रश्न को ऐसा सोच करके छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, तो फिर किस प्रश्न को बनाएंगे हम। तो हमें इसके लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। अब इसमें देख लेते हैं, कोई मंत्री निरंतर 6 मास की अवधि तक वहां किसी सदन का सदस्य नहीं नहीं रहा है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, यह किस संविधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। अब इसमें दे रखा है 75 5, 75 3, 75 4 और 75 2। ठीक है, अब मैं सीधे उत्तर पर चल जाता हूँ क्योंकि बहुत लंबा लंबा अनुच्छेद है इसमें। तो इसमें उत्तर आ जाएगा इसका 75 5 का 75 5। अब 75 5 में जो है वही बातें दे रखा है, ये वही बातें दे रखा है कि अगर वैसा नहीं रहता तो 6 महीने बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ 40 नंबर में। ये करंट अफेयर से संबंधित है देखा जाए तो ये, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत काफी अच्छा प्रश्न है, पूछा जाना चाहिए था प्रश्न को। मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है, मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है, प्रश्न ये पूछा है। अब मिट्टी कैफे प्रसिद्ध है, अब जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, मगर अब तो जान ही गए होंगे। ठीक है, तो मिट्टी कैफे प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली जो है एक ऐसी कैफे है जिनका बैटरी चलाता हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। अब
मिट्टी कैफे। ये मिट्टी कैफे जो है ये प्रसिद्ध हुआ इस बार, काफी फेमस रहा है अभी मार्केट में। तो ये जो है एक्चुअल में पूरी तरह से दिव्यांगों के द्वारा जो है प्रबंधित है, ये मैनेज्ड है ये, इसलिए काफी सुर्खियों में भी रहा है। और प्रश्न इसीलिए पूछा गया है। ये उत्तर क्या आ जाएगा इसका? सी, मतलब 40 का उत्तर होगा सी। उसके बाद फिर आगे प्रश्न बढ़ जाता हूं मैं, वहां है बजट से संबंधित है ये। फिर प्रश्न इकोनॉमिक्स से का है, बजट से है ये। अब प्रश्न पूछा गया है संघीय बजट 23-24 में। अब कितने पुराने बजट की बात पूछ रहे हैं? 25-26 का बजट आ चुका है और 23-24 की बात कर रहा है ये। केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया। अब उन 7 प्राथमिकताओं को जो है क्या नाम दिया गया? पुराने बजट, अब स्वाभाविक है अगर पढ़े नहीं होंगे ध्यान में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब प्रश्न है, इसका उत्तर सीधे बता देता हूं। वहां बोला गया था सप्तऋषि, वहां कहा गया था सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है उस बजट का जो है थीम रखा गया था, इसमें 7 बातों को प्राथमिकता में चुना गया था और उसको नाम दिया गया था सप्तऋषि। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं 42वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, 42वें प्रश्न जो है वहां है अन्न दर्पण। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत लंबा चौड़ा। देखो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी करके, और उसके बाद फिर इधर ऑप्शन में दे रखा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो है गलत होने की संभावना इस तक प्रश्नों में ज्यादा होता है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इनको बनाने की आवश्यकता है। अब प्रश्न है उनको पढ़ता हूं मैं। ठीक है, वह है अन्न दर्पण। अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इस कथन पर विचार करना है और लास्ट में पूछ रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न ये स्टेटमेंट पढ़ करके हमें समझना है और कौन सा सही क्वेश्चन को चूज करना है ये। ठीक, तो इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूं अब इसमें। ठीक है, तो अब इसमें डिटेल देखते हैं इनकी क्या दे रखा है। अब इसमें जो है प्रश्न पूछ रखा है इनमें कि यहाँ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अगर ध्यान अगर होगा इस योजना के बारे में अगर ध्यान होगा तो ये एक्चुअल में जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो है उपभोक्ता मामलों से संबंधित जो मंत्रालय है हमारे, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया है अन्न दर्पण जो परियोजना है ये। ठीक है, तो यहाँ तो जो है इसका उत्तर, यहाँ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि उससे संबंधित इधर अगर हम नीचे दे रखे हैं उसमें हम एक वाले को चाहे तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। मतलब इसमें ए वाला जो ए ऑप्शन है और सी है, स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो गए। अब ये मतलब हमें अब देखना क्या है, तो बी उत्तर हो सकता है या फिर डी उत्तर हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें? गलत है ये। ठीक, अब पहले स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये हुआ कि ए नहीं आएगा। अब उसके बाद मैं दूसरे स्टेटमेंट तरफ आगे बढ़ता हूं, वहां है बी। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है। ठीक, यहां बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आधुनिक बनाना उनका बेसिक काम रखा गया है। सी, इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से भी जो है के रूप में भी जाना जाता है। ये एक्चुअल में जो है जो जो स्टॉक के लिए गोडाउन वगैरह जो बनाए जाने जो प्रक्रिया है उसके लिए बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो उससे संबंधित इनको जो है डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसमें जो है तीसरा जो अगला जो स्टेटमेंट दे रखा है, इसका मंडियों मिलों डिपो के साथ साथ संभागीय क्षेत्रीय जोनल मुख्यालय स्तरों पर परिचालन शामिल नहीं है। इस बात को ध्यान देना है ये, जबकि एक्चुअल में इस परियोजना में जो है ये सब शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डी तो देखा दे रखा स्टेटमेंट, ये डी स्टेटमेंट क्या है, इसकी वजह से गलत है ये। मतलब उत्तर में क्या होगा? बी और सी ऑप्शन होने चाहिए। तो 42 का जो उत्तर होगा इसका, वहां हो जाएगा इसका, यहां उत्तर हो जाएगा इसका बी और सी आया है, मतलब बी ऑप्शन। ठीक, अब उसके बाद मैं अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाता हूं, वहां है 43वें। ठीक है, 43वें प्रश्न जो है बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? मध्य भारत की जनजाति। अब इसमें जो है ये तो छत्तीसगढ़ से संबंधित आसानी से बना सकते हैं। बैगा जो है छत्तीसगढ़ में है, मुरिया भी छत्तीसगढ़ में है, खारिया भी छत्तीसगढ़ में किसी के स्वरूप में, एक कादर जो है दक्षिण भारत की तरफ मिलते हैं और विशेष रूप से केरला में। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा जल्दी से। जैन दर्शन के अनुसार, ये दर्शन का बार बार जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रख लेना है कि जब भी हम आप पीएससी की तैयारी करेंगे तो उसमें दर्शन की बातों को बिल्कुल कवर कर ही लेना है ये। ठीक है, अब इसमें पूछ रखा है जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण पूछ रखा है। ये बहुत गहराई की बात पूछ रखा है। तत्व के बहुत सारे लक्षण होते हैं, मगर उसमें विशेष रूप से तत्व के बहुत सारे लक्षण के मतलब उसमें
कम से कम कौन कौन से लक्षण, अब यहां दे रखे उत्पत्ति, क्षय, नित्यता। ठीक है, जैन दर्शन को थोड़ा ठीक से कर पढ़े होंगे और विशेष रूप से किसने वैसे मेंस की तैयारी किए होंगे पहले, तो ठीक से अगर वहां तो उत्पत्ति जैन दर्शन में जो है जो तत्व के जो लक्षण उसमें उत्पत्ति भी है भी है और नित्यता भी है। इसका मतलब उत्तर होगा इसका डी। तो 44 उत्तर आ जाएगा इसका डी। उसके बाद फिर आगे, ठीक है, उसके बाद आगे जो है ये साइंस का क्वेश्चन है ये। अब साइंस के जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछे हैं इनमें कि प्योरली साइंस का है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म अनुचुंबकीय एवं लव चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है। अब ये आपको जो है इस तरफ अगर रसायन को ठीक से पढ़े होंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा मुश्किल काम है सामान्य स्तर में ये। ठीक है, इसलिए मैं सीधे उत्तर पर चले जाता हूं। अब इसके उत्तर जो होने अनुचुंबकीय, ठीक है, संकल्पना से राइटली है, संकल्प कॉन्सेप्ट अगर पता है तो बनाया जा सकता है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। तो अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय दो अलग बात पूछ रहे, तो अनुचुंबकीय और साथ में जो है क्या है लव चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक और जो है फेरो मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब ये सीधे जल से संबंधित है और लव चुंबकीय मतलब तमाम आसान है ये। तो उत्तर क्या जाएगा इसका ए। उसके बाद फिर आगे पढ़ जाता हूँ 46वें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ आगे जाता हूं मैं 46वें नंबर क्वेश्चन में। 46वें नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ है संविधान संशोधन से संबंधित है ये। अब इसमें निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन पूछ रहा है जिन्हें मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लगभग लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक संख्या प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, यदि थोड़ा सा ध्यान में होगा, ट्रेडिशनल प्रश्न है देखा जाए तो ये बनाए जा सकते हैं। ये उत्तर जो होगा इसका सी। ठीक, ये आसान प्रश्न हुआ। ठीक, तो 46 का उत्तर जाएगा इसका सी। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है इनका वहां है करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। ठीक है, करंट अफेयर्स प्रश्न है और एक प्रश्न जो है जो पुरस्कार से संबंधित है देखा जाए तो वो। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न है उसमें ये पूछा है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमिक पुरस्कार 2024 दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है लॉस एंजल्स में दिया गया था और ये उत्तर आएगा इसका जो है फिल्म है उसका नाम है ओपेनहाइमर, इनको दिया गया था इस 2024 के लिए। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं तो जल्दी से, वहां है देवनी मोरी। देखो ये प्रश्न है इतिहास से संबंधित है या फिर इनको कला संस्कृति से भी जोड़ सकते हैं आप इनको। ठीक है, मतलब देखो प्रश्न जो है उनकी व्यापकता बहुत ज्यादा है, बहुत गहराई से पूछ रहा है ये। तो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं देवना मोरी स्तूप कहाँ स्थित है ये। ठीक है, अब ये स्तूप का मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इसमें कम से कम आप गेस कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में तो ये स्तूप कहीं पर देखा नहीं गया है, तो ये कम से कम तो नहीं आएगा, ये कम से कम नहीं आएगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो राजस्थान में भी नहीं है, इस बात को भी जो है दिमाग लगाया जा सकता है ये। ठीक है, उसके बाद बच गया गुजरात और आंध्रा, अब बच गया 50-50, तो इस प्रश्न को छोड़ना ही नहीं है अब। मगर सही उत्तर जो है इसका वहां है गुजरात है। तो देवना मोरी स्तूप कहां पर है, गुजरात। ठीक, तो एक्चुअल में तैयारी के प्रोसेस में थोड़ी व्यापकता में हमें देखने की आवश्यकता है। अब उसके बाद वहां जो प्रश्न है फिर योजना से है, मतलब इकोनॉमिक्स से है देखा जाए तो वो। ठीक, तो अब इसमें देखे तो प्रश्न जो पूछा है वहां क्या है, वहां क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा जो है। अब देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वो 8 अप्रैल को शुरुआत किया गया था 2015 में, यह पुराना योजना है। तो ये पूछा कि उसमें 3 अलग अलग होता है हिस्सा उसका, ठीक है, किशोर और तरुण इस प्रकार के। तो पूछ रहे कि अधिकतम सीमा कितनी है ऋण लेने की उसमें ये। तो अभी वर्तमान में अगर देखें मतलब 2024-25 की जब बात कर रहा हूं उसमें, तो वहां क्या था उस समय 20 लाख हुआ करता था, तो उसका उत्तर क्या जाएगा सी। अब उसके बाद 50वां और ये अंतिम प्रश्न है जो मिले उसमें। प्रश्न ये है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था। तो ये थोड़ी सी आसान प्रश्न है ये, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में अगर खनिज पढ़ रहे होते हैं तो ये बात तो बिल्कुल पढ़ते ही है, सर्वाधिक कौन उत्पादन करता है ये। ठीक, तो उत्तर क्या है कि इसका उत्तर होगा इसका ए, उड़ीसा। उत्तर होगा ए, उड़ीसा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो पीएससी के पूरे प्रश्न अगर देख रहे हैं आप तो प्रश्न
अब उतने आसानी से जो है नहीं बनाए जा सकते। ये प्रश्न को बनाने के लिए जो है बहुत गहराई में पढ़ने की आवश्यकता है, फुल्ली डेडिकेट होकर के पढ़ने की आवश्यकता है, अच्छे सोर्स का उपयोग करके। और स्वाभाविक है ये एक्चुअल में आपकी जो तैयारी जो है बहुत व्यापक तरीके से अगर करवाई जाए तो इस प्रकार से प्रश्न जो बनते हैं। यदि आप तैयारी इस प्रकार से करते हैं कि पूरी डेडिकेशन के साथ में, जो बेसिक सोर्स है जहां से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, देखा जाए तो वो तो कुछ बेसिक किताब ही तो है ना, बेसिक तथ्य ही है और सिलेबस के दायरे में ही है। उस सिलेबस के बाहर या फिर कुछ भी पूछ रहे हैं अनाप शनाप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हमें अपनी तैयारी को जो है मजबूती देनी है। तैयारी यदि हम मजबूती से करें तो स्वाभाविक है इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनको निश्चित रूप से जो है कम से कम उतने तो बनाए जा सकते हैं जिससे कि हम मुख्य परीक्षा के लिए जो है मुख्य परीक्षा के लिए हम योग्य हो जाए। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए जो है हमें बहुत व्यापक तरीके से और थोड़ी लंबी अवधि के लिए जो है समय देने की आवश्यकता खुद को होती ही है, तब जाकर के इस तरह के प्रश्न जो है बनने की संभावनाएं बनती है। तो स्वराज्य आईएएस की जो टीम के द्वारा हमारी लॉन्ग टर्म रेगुलर लॉन्ग टर्म एक प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक बैच प्रारंभ करने जा रहा है। यहाँ जो बैच है यहाँ 10 फरवरी मीन्स एक बैच कल से प्रारंभ हो रहा है और वैसी आगामी जो है जो अगला बैच होगा हमारा वहां जो है नेक्स्ट वीक में ही है। ठीक है, वहां जो होगा नेक्स्ट वीक में ही है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो एक लॉन्ग टर्म बैच जो है पीएससी का सीजीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा और उनके साथ में व्यापम उनके एक बैच प्रारंभ हो रहा है। 10 फरवरी को जो है प्रारंभिक अभी शुरुआत है, कल से शुरुआत है। इनके साथ साथ जो है एडीओ के बीच प्रारंभ भी किया जा रहा है जिसमें हम व्यापक तरीके से पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जैसा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा रहा है, अगर इस प्रकार के बैच में यदि आप रुचि रखते हैं तो स्वराज्य आईएएस आपका स्वागत करता है। थैंक यू वेरी मच।